वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पास्ट पेपर सॉल्यूशन एमडी कैट 2020। और इसमें आज हम नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, यानी ज़मीन अपनी एक्सिस पर एक दिन में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। यानी एक दिन का मतलब टाइम कितना दिया गया, t इज इक्वल टू 24 आवर। तो मैं यहाँ सबसे पहले t इज इक्वल टू 24 आवर लिख लेता हूँ। टाइम 24 आवर्स दिया गया है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सपोज बाय सम प्रोसेस इट कॉन्ट्रैक्ट्स सो डैट इट्स रेडियस इज ओनली 1/2 एज लार्ज एट प्रेजेंट वैल्यू, यानी वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का रेडियस कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी r/2 हो गया। क्लियर बात, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसका रेडियस छोटा हो गया। तो देन हाउ लॉन्ग विल अर्थ टेक टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन, तो ज़मीन उस अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी। यानी पहले जब उसका रेडियस r था वो 24 घंटे में एक कंप्लीट कर रही थी, यानी 1 डे के अंदर। अब वो कहते हैं कि अगर उसका रेडियस r/2 हो गया तो बताएं अब कितना टाइम लेगी, टाइम निकाल के दें। इसको हल करने के लिए हमें कुछ शॉर्टकट फार्मूले याद करने हैं। वो शॉर्टकट फार्मूले क्या हैं, हमें ये पता है कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट से मुराद क्या होता है, इसमें एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा होते हैं और रेगुलर मोमेंटम ऐसे कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ से ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया है। सिमिलरली हम ये भी जानते हैं, वी नो डैट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। यहाँ से हमें पता है कि ओमेगा टाइम पीरियड के इनवर्सली है, यानी पता ये लगा कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज दिस एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस रिलेशन को आपने याद रखने। ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कमी आ गई तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा और जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। अब हमें इसमें बताया गया है कि जो अर्थ है वो स्फेयर की शेप में होती है, जिसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल बॉडी का निकालने के लिए, किसी स्फेयर का निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 2/5 mr²। ये फार्मूला होता है। अब उसने खुद कहा है कि अगर इसका रेडियस हाफ कर दिया जाए, यानी कि 2/5 m, r की जगह क्या आ गया, r/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2/5 mr² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4 है और 4 को मैं अलग कर लेता हूँ, यानी कि ये 4 गुना कमी आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक हो गया ओरिजिनल से। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 4 गुना कमी आ रही हो, क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 4 गुना कमी, तो यानी कि अगर ये 4 गुना कम हो रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये 4 गुना क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और ये इसके अगर डायरेक्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो पता ये लगा कि अगर ज़मीन का रेडियस 2 गुना कम हो जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना कम हो जाता है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना कम होगा तो टाइम पीरियड भी 4 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब हमें उस ओरिजिनल टाइम पीरियड को 4 पर तकसीम करने हैं, जो जवाब आएगा वो उससे 4 गुना कम होगा। तो इसको 4 पर तकसीम करते हैं, t' इज इक्वल टू 24/4, आंसर विल बी 6 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अब जब उसका रेडियस हाफ हो चुका है तब 6 घंटे लगेंगे उसका टाइम कंप्लीट करने में। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि चार्ली ऑप्शन इट्स करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये सिंपल सी स्टेटमेंट है और ये चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है, जो कि चार्ली ऑप्शन यानी 57.3 डिग्री के बराबर है। इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप हल करना चाह रहे हैं, हमें पता है कि 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर आपने 1 रेडियन निकालने हैं तो क्या करें, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2π कर दें, पाई की वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर मिल जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन नंबर चार्ली करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाई, ये स्टेटमेंट वैसे आपके चैप्टर नंबर 15 में यानी कि ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में दी गई है। लेकिन हमें एक बात पता है कि जब भी हम ग्रिड स्टेशन की बात करें
सपोज ये हमारे पास एक ग्रिड स्टेशन है जहाँ से हमने करंट को भेजना है। अब यहाँ बिजली प्रोड्यूस की जा रही है और इस ग्रिड स्टेशन के ज़रिए ग्रिड स्टेशन से बिजली को हमने पहुँचाना है। सपोज ग्रिड स्टेशन है इस्लामाबाद में और यहाँ से हमने बिजली को ट्रांसफ़र करना है। सपोज कि हमने मुजफ्फरगढ़ में बिजली को पहुँचा देना है। सपोज ये मुजफ्फरगढ़ है जहाँ पर बिजली पहुँचानी है और ये कहाँ से, इस्लामाबाद से हमने ट्रांसमिट करनी है। अब इतना बड़ा इनके दरमियान गैप है और इस गैप के अंदर ज़ाहिर बात है एनर्जी का लॉस होगा और उस एनर्जी लॉस के साथ साथ पावर भी लॉस होनी है। इन दोनों लॉस के बाद जो बाकी वोल्टेज मिलेंगे वो उस मुजफ्फरगढ़ रीजन तक, सिटी तक पहुंच जाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम उस जगह तक जितने वोल्टेज रिक्वायर हों उतने ही पहुंचाएं। सपोज हमें यहाँ पर रिक्वायर है 240 वोल्ट हमें रिक्वायर है इस जगह पर, तो क्या हमें यहाँ से 240 भेजने चाहिए? नहीं, 240 नहीं, बल्कि हमें यहाँ 240 से ज़्यादा भेजने हैं। सपोज मैं यहाँ से 300 भेजूँगा तो उसमें से 60 जो होंगे वो उन पावर की फॉर्म में ख़त्म हो जाएंगे और हमें वहाँ 240 जो रिक्वायर हैं वो मिलेंगे। तो पता ये लगा कि हमें इस पावर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपना लेनी है कि जहाँ ग्रिड लगा हुआ है उस ग्रिड वाली जगह पर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर देना है ताकि वो वोल्टेज को बढ़ा करके दे दे और वो बढ़ा हुआ वोल्टेज जब आगे की तरफ जाएगा, इंक्रीज वोल्टेज, तो वहाँ जाके वो जितना भी हमें मिनिमम वोल्टेज चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि इसमें अब इसका अब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इंक्रीज वोल्टेज वाला, यानी कि डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ है कि द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो इसमें डेली लाइफ में जो हमें AC की फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें डेली लाइफ में AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, यानी एक साइकिल के अंदर 50 वेव्स AC की पास हो जाती हैं। जबकि अगर DC के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है तो DC की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज़ होती है। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है PIV स्टैंड फॉर। अच्छा, इसमें लफ्ज़ है PIV। PIV से क्या मुराद है? अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। अल्फा ऑप्शन है पॉजिटिव इनवर्स वोल्टेज, क्या ऐसा हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ये MCQ एक्चुअली चैप्टर नंबर 16 यानी अल्टरनेटिंग करंट से बिलोंग कर रही है। पावर इंटीग्रेटिंग वोल्टेज, क्या ऐसा कोई आपने टर्म पढ़ी या नहीं पढ़ी? उसके बाद चार्ली ऑप्शन पीक इनवर्स वोल्टेज। यस, पीक इनवर्स वोल्टेज हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है कि इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन डायोड्स आर यूज्ड इन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड यूज होते हैं? तो इसमें 4 डायोड यूज होते हैं। किस तरह? अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डायग्राम यूँ बनेगी कि सपोज ये एक डायोड हम यहाँ पर लगाते होते हैं, इसको D1 का नाम देते होते हैं। इसी तरह एक डायोड हम इस जगह लगाते हैं जिसको D2 का नाम दिया जाता है। सिमिलरली एक डायोड यहाँ पे लगाया जाता है जिसको D3 का नाम दे दें आप, और एक डायोड हमने यहाँ पर लगा दिए जिसको आप D4 डायोड का नाम दे दें। 4 डायोड हमने इस तरह कनेक्ट कर दिए और आगे यहाँ हमारे पास लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गई। लोड रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर इस जगह पर पहले इनपुट AC सप्लाई हमने दिया हुआ होता है और उसके साथ इसको कनेक्ट किया होता है यहाँ, और इस जगह से ये वाली जो तार है जंपिंग वायर लगाकर इधर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि टोटल 4 डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इनपुट जो हमें दी जाएगी वो उतनी ही हमारे पास आउटपुट होगी, लेकिन वो सिर्फ किस फॉर्म के अंदर होगी? DC फॉर्म के अंदर होगी, यानी कि वेरिइंग DC हमें मिलेगा यहाँ से। तो 4 डायोड हमारा यानी 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसके ऑर्डर कितना होता है? यानी कि सपोज ये हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी? अगर आप चैप्टर नंबर 19 रिकॉल करें, और चैप्टर नंबर 19 में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ के मुताबिक
हमने यहाँ पर कहा था कि इसमें जो एच है ये तो वैसे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय। अब चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 होता है। और आगे है वेलोसिटी, और तकरीबन एक इलेक्ट्रॉन 10⁻6 मीटर पर सेकंड रफ्तार के साथ मूव करता है। जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ होती है। अब हमने चारों ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर में होगी। जिस ऑप्शन की 10⁻⁻10 में होगी उसको हम टिक कर देंगे। वो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहला है विजिबल। विजिबल का हमें पता है कि विजिबल की वेवलेंथ जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। आप ये चैप्टर नंबर 19 में एक टेबल दी गई है, उस टेबल में भी आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरेज। यस, एक्सरेज की 10⁻⁻10 है, उसी टेबल में दी गई है। इसका मतलब यहाँ से हम बेटा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं कि एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो इसी के बराबर होती है। या इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में लास्ट आर्टिकल में पोलराइजेशन वाले टॉपिक से पहले एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक दिया गया, उसके अंदर हम यही एक स्टेटमेंट लिखी गई होगी कि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर में। तो वहाँ से भी हम इसको टैली कर सकते हैं कि दोनों की वेवलेंथ बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा फोटोन है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब वो फोटोन कौन कौन से हैं? ब्लू, वायलेट, रेड, ग्रीन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसमें वो कह रहा है ब्लू, वायलेट, उसके बाद रेड और उसके बाद ग्रीन। उसका सवाल ये है कि बताएं इन चार में से किस कलर के फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। हमें पता है यहाँ पर एक ट्रेंड विब गॉयर। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग और ये इसका ट्रेंड कुछ इस तरह होता है कि इससे ये हमारे पास जो रेड वाली है इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है और इसकी वेवलेंथ इनमें इन कलर विजिबल लाइट के अंदर इनकी वेवलेंथ छोटी होती है। यानी कि ये ट्रेंड इंक्रीजिंग वेवलेंथ का है। और हमें एक बात पता है, चैप्टर नंबर 19 में आप पढ़ चुके हैं E=HF, और अगर मैं F की जगह वैल्यू पुट करूं F=C/λ, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी E=HC/λ। C भी कांस्टेंट है और H भी कांस्टेंट है, तो पता ये लगा कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी जिसकी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मुझे बताएं यहाँ पर किसकी वेवलेंथ इनमें सबसे ज़्यादा है। वायलेंट की रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इट्स मीन रेड की एनर्जी सबसे कम होगी, रेड कलर के फोटोन की। जबकि वायलेंट की वेवलेंथ छोटी है, इसका मतलब वायलेंट कलर की जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें वायलेट जो है हमारे पास, वायलेट कलर यानी बनफशी कलर की जो फोटोन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है थी? नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। इनमें से कौन सी सीरीज है जो कि यूवी रीजन में लाई कर रही है? नेक्स्ट एमसीक्यू कि इनमें से यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है। अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करें तो ये इसमें अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा है। अल्फ़ा ऑप्शन है हमारे पास बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 20 में आप जाएं तो उसमें चैप्टर नंबर 20 में फर्स्ट आर्टिकल में आपको नज़र आ जाएगा कि बामर सीरीज़ लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर। इसके बाद बीटा ऑप्शन है पास्चन सीरीज़। अगर हम वहाँ देखें तो पास्चन सीरीज़ लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। अगर हम बात करें चार्ली की तो चार्ली में लाइमन सीरीज़, यस लाइमन सीरीज़ इज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में लाई करती है। इसका मतलब चार्ली ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, और वो कौन सी सीरीज होगी? वो लाइमन सीरीज होगी, लाइमन सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गैमा रेज। एक्स रेज और गैमा रेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी एनर्जी। यस, इन तीनों की ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों वैसी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन
जो इनका मेन डिफरेंस है वो इनकी ओरिजिन है, यानी कि डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक्स रेज चैप्टर नंबर 20 में आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 20 में एक्स रेज की बात करें तो एक्स रेज को कैसे पैदा किया जाता है? एक्स रेज को पैदा किया जाता है इनर शेल ट्रांजिशन के जरिए। इसके बरक्स अगर गैमा रेज की बात करें तो गैमा रेज तकरीबन उन अनस्टेबल एलिमेंट से बनती हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, या फिर उन एलिमेंट से जो स्टेबल होते हैं और उनके ऊपर नॉर्मली छोटे पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करा के उनको अनस्टेबल बनाया जाता है, यानी कि रेडियो आइसोटोप बनाकर भी उसमें से रेडिएशन निकाल जाती हैं। इसका मतलब दोनों की जो ओरिजिन है वो मुख्तलिफ है, तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर इनिशियली 400 एटम्स इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल। वो कह रहा है एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसके अंदर 400 एटम इनिशियली तौर पर मौजूद हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स? 3 हाफ लाइफ के बाद वो कितने होंगे? अब हमें पता है कि अगर हमने नंबर ऑफ एटम निकालने तो इनिशियली तौर पर शुरू में कितने हमारे पास 400। अच्छा, अब 3 हाफ लाइफ बताइए तो पहली हाफ लाइफ 1 T1/2, पहली हाफ लाइफ के बाद इसके आधे हो जाएंगे, यानी 400 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 200। उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ, तो सेकंड हाफ लाइफ में क्या होगा? सेकंड हाफ लाइफ में इस मौजूदा के आधे हो जाएंगे, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 100। उसके बाद फिर थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा? थर्ड हाफ लाइफ में जो बच चुके हैं इसके आधे हो जाएंगे, यानी 100/2, आंसर विल बी 50। इसका मतलब 3 हाफ लाइफ के बाद 50 एटम बच जाएंगे, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 50 है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि वाइल यूजिंग रेडिएशन थेरापी कैंसरस थायराइड इज ट्रीटेड विद द रेडियो आइसोटोप। इसमें अल्फा ऑप्शन है कार्बन, बीटा ऑप्शन है 235 यूरेनियम, चार्ली ऑप्शन है थोरियम और डेल्टा ऑप्शन है आयोडीन 131। तो इसमें जो डेल्टा ऑप्शन आयोडीन 131 ये करेक्ट है। ये हमें चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स वाले टॉपिक में पेज नंबर 254 पर भी ये स्टेटमेंट मिल जाएगी, यानी इसमें आयोडीन 131 हमने टिक करना होगा। आयोडीन 131 टिक करना होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि इन कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस शक्ल में स्टोर होती है। अब अगर हम कैपेसिटर के कंसेप्ट को देखें, सपोज ये हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट मैंने यहाँ पर बना दी और एक प्लेट मैंने यहाँ पर बना दी। जो इन कैपेसिटर की प्लेटों को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एक प्लेट के ऊपर एक किस्म के चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर दूसरी किस्म के चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इट्स मीन इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी स्टोर होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होती है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है अल्फा ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी ये भी नहीं आ सकता। चार्ली ऑप्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिलोंग करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इट्स मीन हमारा ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट MCQ कि ओम्स टाइम्स फैरेड इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन अल्फा इज टाइम, बीटा इज चार्ज, चार्ली इज डिस्टेंस एंड डेल्टा इज कैपेसिटर। तो इसमें अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 12 में RC इज इक्वल टू टॉ होता है। अब R किसके बराबर है? ओम के, और C किसके बराबर है? फैरेड के, और उसके बाद ये किसके बराबर होगा? ये सेकंड के बराबर रहता है। टाइम है ना ये, तो टाइम ये सेकंड के बराबर होता है। तो पता ये लगा कि ओम्स टाइम फैरेड इज इक्वल टू सेकंड, और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। इसका मतलब अल्फा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली termed as 1 commercial unit of electrical energy which is equivalent to, तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में रिकॉल करें वर्क एंड एनर्जी, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो अब इसमें 1 किलो की जगह आ जाएगा 10⁻3, वाट की जगह आ जाएगा ये इसमें 1 किलोवाट आवर। अब इसमें वाट किसके बराबर होता है? जॉल पर सेकंड के, और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। और वैसे हमें ये भी पता है कि टोटल रिजल्ट किसके बराबर आता है?
वो आते हैं 3.6 मेगा जूल के बराबर आता है। अब यहाँ पर 3.6 मेगा बराबर होता है 10⁻6 जूल के, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि when a wire is compressed and its radius become 2r then its resistance will be। अब यहाँ सवाल उसका ये है कि when a wire is compressed, यानी हमारे पास फर्ज कर लिया एक वायर है और इस वायर को मैं कंप्रेस कर लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर को कंप्रेस करने से वो कहता है ऑन कंप्रेसिंग इसका जो रेडियस है आर की वैल्यू 2r हो गई है। कंप्रेस करने पर रेडियस वो कहते हैं हमने 2r बना लिए। तो अब सवाल उसका क्या है कि देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? तो रेडियस उसने इतना कर दिया, यानी रेडियस से मुराद क्या है, इसको स्मॉल आर से जाहिर कर देते हैं, यानी कि स्मॉल आर को इसने 2r कर दिए, यानी कि रेडियस डबल हो चुका है। तो रेडियस डबल होने से वो कह रहा है इसमें से गुजरने वाले करंट में कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी भी वायर की रेजिस्टेंस में चेंज लाते हैं, ऑटोमेटिकली इसकी रेडियस में चेंज लाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी लंबाई में भी चेंज आ जाती है। यानी कि ये जो हमारे पास रेडियस है इसका लंबाई के साथ रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब ए को हम यूँ लिख सकते हैं, एल ओवर ए की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कुलर वायर, ये हमने लिख लिया। अब रेडियस को चेंज करने से पहले, रेडियस की वैल्यू पुट करने से पहले हम ये देखेंगे कि एल की वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं आई। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर वो आर की जगह 2r लगा देंगे, 2 इससे स्क्वायर होगा 4 मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बच्चे 1/4 वाला ऑप्शन, यानी इसके अंदर जो डेल्टा ऑप्शन दिया गया है 1/4r वाला टिक कर देंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका होता है 1/16। कैसे आता है वो चेक करते हैं। हमें यहाँ पर रेडियस वाली वैल्यू पुट करने से पहले हमें ये चेक करना है क्या इसकी लंबाई के ऊपर कोई चेंज तो नहीं आई। अगर लंबाई पे चेंज आई होगी, जितनी चेंज आई होगी, तो रेडियस को 2r लिखने के साथ साथ उस लेंथ वाली जगह पर भी चेंज को लिखना पड़ेगा। तो अब लेंथ को लिखने से पहले हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है। पहले हम ये देख रहे हैं कि अब इस तार को जिस तरह की मर्जी चेंजिंग में से गुजारने, चेंजिंग में से गुजरने के बाद एक चीज़ इसमें कांस्टेंट रहनी है, वो है इसका वॉल्यूम। तो इट्स मीन कंप्रेस करने से पहले और कंप्रेस करने के बाद इसका वॉल्यूम है सेम। इसका मतलब पहले और बाद का वॉल्यूम है सेम, यानी कि वी इनिशियल और वी फाइनल कंप्रेस करने से पहले का और बाद का वॉल्यूम सेम है। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ A1 L1 विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ A2 मल्टीप्लाई L2। अब एरिया किसके बराबर है? एरिया बराबर होता है पाई, एरिया इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई R1, जबकि ये वाला एरिया किसके बराबर होगा? पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L2। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो बाद वाली लेंथ है उसमें कोई चेंज आई है या नहीं आई। तो बाद वाली लेंथ में क्या चेंजिंग आ रही है वो अब चेक कर रहे हैं। R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू L2। जिस चीज़ को मालूम करना था वो एक तरफ, बाकी पैरामीटर दूसरी तरफ। अब हमने ये कहा कि रेडियस को क्या कर दिया, डबल, यानी कि R2 पहले वाली जो रेडियस है उसका क्या हो चुका है, डबल, यानी कि R2 इज इक्वल टू 2R1 हो चुका है। तो इस जगह पर उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन की जगह पर मैं लिख रहा हूँ R2 इज इक्वल टू 2R1, उन्होंने खुद कंडीशन दी हुई है, यानी कि उसका रेडियस डबल हो चुका है। तो रेडियस डबल होने का मतलब यहाँ पर आप नोट करें L2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय 2R1 होल स्क्वायर। और अब यहाँ पर नोट कर लें R1 स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ से बना L1 बाय 2 रेज़्ड पावर 2 4 आ गया। तो पता ये लगा कि जब हम रेडियस को डबल करते हैं ऑटोमेटिकली इसकी लंबाई 4 गुना कम हो जाती है पहले की निस्बत। यहाँ से एक बात वाज़ेह हो गई है कि हमें इस फार्मूले के अंदर सिर्फ रेडियस डबल नहीं लिखना, बल्कि
एल की वैल्यू को भी 4 गुना कम करके लिखना है, तभी हमें जवाब एग्जैक्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब ये वाला जो हमारे पास फार्मूला, ये रिजल्ट है, ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1, ये हमें किस तरह मिलेगी? ये इक्वेशन नंबर 1 अब हमें इस तरह से मिलेगी कि R इज इक्वल टू रो, अब L की जगह मैंने L/4 लगाना है, जो इसके अंदर बाद में लेंथ में चेंजिंग आई है, L/4 डिवाइडेड बाय, और इसमें पाई, अब R रेडियस कितना हुआ था, डबल हुआ था, तो यहाँ पर मैंने 2r² कर दिया। अब यहाँ से वैल्यूज जो फाइनल निकलती हैं वो निकाल लें। यहाँ पर 1/4 इंटू रो L डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पाई 4r², एक 4 इधर ले लें, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 रो L डिवाइडेड बाय पाई r²। तो 1/4 किसके बराबर मिल गया? ये हमें 1/16 के बराबर मिल गया। तो यहाँ से पता लगा कि इधर जो रेजिस्टेंस है, जिस वक्त हम इसके रेडियस को डबल करेंगे, ऑटोमेटिकली रेडियस डबल करने पर इसकी लेंथ 4 गुना कम हो जाएगी, और जब ये लेंथ 4 गुना कम होगी, 4 ये वाला और ये 4 इधर से 2² वाला मिलेगा, तो ये मिलकर 1/16 जवाब दे देंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट MCQ के वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सी डिवाइस ओहमिक है? ऑप्शन अल्फा है फिलामेंट बल्ब, ऑप्शन बीटा है सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑप्शन चार्ली है ट्रांजिस्टर, और ऑप्शन डेल्टा है कॉपर वायर। अगर मैं फिलामेंट का ग्राफ बनाऊं तो फिलामेंट का ग्राफ मुझे कुछ यूँ नज़र आता है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ। सपोज ये एक्स एक्सिस पर वोल्टेज और वाई एक्सिस पर करंट है, तो इसका ग्राफ पहले स्ट्रेट जाता है, फिर यूँ इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि ये नॉन ओहमिक मटेरियल का ग्राफ है। ओहमिक अगर होता है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद चेक कर रहे हैं कि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल और चार्ली ऑप्शन में ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ही सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, डायोड्स हैं। इनका ग्राफ आप लोग चैप्टर नंबर 18 में पढ़ चुके हैं कि इनका ग्राफ कुछ यूँ मिलता होता है, और यहाँ से ये रिवर्स करंट का, इट्स मीन ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये भी नॉन ओहमिक, ये भी नॉन ओहमिक। अब एंड पर आखिरी बच चुका है मेटल वायर। मेटल वायर या कॉपर वायर की बात करें तो तमाम की तमाम मेटल्स जितनी भी होती हैं उन सब का तकरीबन लीनियर रिलेशन ग्राफ मिलता है। तो इट्स मीन जो कॉपर है हमारे पास वो एक ओहमिक मटेरियल होगी। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कि द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा MCQ है, और इसमें सिंपली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच MCQ है, जो कि इसकी बुक स्टेटमेंट भी दी गई है। और अगर आप ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखें तो आपको सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक स्टेटमेंट नज़र आएगी, और उस स्टेटमेंट में वो ये कहता है आपको पेज नंबर 39 पर, और वो स्टेटमेंट ये है कि चाहे आप 0 डिग्री से बिलो चले जाएं या आप 0 डिग्री से अबव चले जाएं, बिलो और अबव दोनों टेम्परेचर पर तकरीबन इनके दरमियान जो रिलेशन मेंटेन होता है वो एक लीनियर रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो लीनियर ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चार्ली करेक्ट होगा, लीनियर। उसके बाद है व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इन सेम डायरेक्शन देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। ये बड़ी कंफ्यूजेबल MCQ है। इस MCQ का अगर फोकस करें तो ये MCQ वैसे तो बच्चा देखते ही फ़ौरन ये कहेगा कि चूंकि करंट 2 पैरेलल वायर्स हैं उनमें सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या टिक कर देंगे हम? इसके अंदर हम वीक टिक कर देंगे, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं और यहाँ पर बच्चा भी अपनी तौर पर सही बात कर रहा होगा कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल वायर्स हैं, एक वायर मैंने ये बना दी, इसी के साथ मैंने एक और पैरेलल वायर ये बना दी। हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास 2 पैरेलल वायर्स हों तो इन दोनों पैरेलल वायर्स में एक ही सिमत में करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें भी और इसमें भी, तब इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 में, साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये वीक हो जाती है जब ये सेम डायरेक्शन में होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सिमत में होंगी, जबकि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आते ऊपर से नीचे आएंगी,
तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और यहाँ से नीचे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इफेक्ट को नलीफाई करेंगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। ये तो थी बात मैग्नेटिक फील्ड की। अब जब बच्चे यहाँ पर टिक करेंगे वो वीक ऑप्शन यानी कि बीटा ऑप्शन को टिक कर देंगे, जो कि गलत है। वजह क्या है, देखें स्टेटमेंट में पढ़ें कि देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज, लफ्ज उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल किया, मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब हमें इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग देना है। तो अब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किस चीज़ से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बिलोंग करता है चार्ज के रेस्ट कंडीशन से और उसके बाद चार्ज की मैग्नीट्यूड से। क्या जब हम करंट को मूव करवा रहे हैं तो क्या हम उस चार्ज की मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे। इट्स मीन हमने चार्ज की मैग्नीट्यूड को सेम रखा हुआ है, चाहे वो मूव करता जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। इट्स मीन उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस चार्ज का, अगर रेस्ट की कंडीशन में आके पैदा भी होता है तो वो सेम रहेगा। इस वजह से यहाँ जो सूटेबल आंसर है वो कौन सा रहेगा? चार्ली ऑप्शन सूटेबल रहेगा, यानी कि रिमेन सेम। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अब वो कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट एमसीक्यू में कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल हो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है φb इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब मुझे ये बताएं कि कॉस थीटा वाला फैक्टर कब 1 होगा? ये 0 डिग्री पर 1 होगा, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका पता है कि cos 0 इज इक्वल टू 1, जबकि cos 90 डिग्री पर 0 जवाब देते हैं। तो हमें इसको मैक्सिमम बनाना है, तो मैक्सिमम बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो थीटा लेना है वो 0 डिग्री ले लेना, ताकि cos 0 डिग्री पर हमें 1 आंसर मिल जाए। और जब हमें यहाँ पर 1 आंसर मिलेगा तो ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट दे रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा होगा। तो इट्स मीन इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन द इनपुट। अब ये एक ऐसी डिवाइस है, वो किस चीज़ को स्टेप अप कर रही है? हमें एक फार्मूला ट्रांसफार्मर के फार्मूले का पता है, और वो फार्मूला क्या होता है? सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। इसका मतलब ये है कि इसके ज़रिए हम सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये वैसे एज अ डेफिनेशन भी है इसकी ट्रांसफार्मर की, तो इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है जी इसकी लास्ट एमसीक्यू, और वो लास्ट एमसीक्यू है कि इफ़ अ स्टेशनरी बार मैग्नेट। अब लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए गए? स्टेशनरी। इट्स मीन कि इसमें जो बार मैग्नेट है वो रेस्ट कंडीशन में पड़ा हुआ है, इज प्लेस्ड नियर अ कॉइल एट रेस्ट, सो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द कॉइल, द गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अब सिंपल सी लॉजिक है, हमें पता है कि अगर मैं इसके करीब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले जाऊं, सपोज ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक हो गया। बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं, साउथ पोल में अंदर की जानिब एंटर होती हैं। उसका सवाल ये है कि इसके करीब कोई एक कॉइल पड़ी है, मैं यहाँ पर एक कॉइल बना देता हूँ और इस कॉइल को हमने जोड़ा हुआ है किसी भी गैल्वानोमीटर के ज़रिए। ये गैल्वानोमीटर की नीडल है जो कि 0 पर खड़ी हुई है, और इसको हमने यूँ कनेक्ट कर दिया। वो ये कहता है कि जो ही इसको स्टेशनरी कंडीशन यानी कि रेस्ट की हालत में रखा हुआ है, तो रेस्ट की हालत में इसके करीब जाके हमने इसको रोक दिया। अब वो कह रहा है इसमें से अगर जे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम गुजरेंगी तो बताएं गैल्वानोमीटर की नीडल कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगी, कितना करंट इसमें से पास होगा। क्लियरली बात है कि मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बेसिक ज़रूरी कंडीशन क्या थी? ज़रूरी कंडीशन ये थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब होगा जब फ्लक्स की चेंजिंग आएगी, और फ्लक्स की चेंजिंग तब आती होती है जब कोई भी या मैग्नेट या कॉइल, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ मूव करे। लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या लगाई हुई है कि रेस्ट में तो है, मूव नहीं कर रहे।
दोनों में से कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही, इसका मतलब फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ। जब फ्लक्स के चेंज नहीं होना, इसका मतलब है कि इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होना, और जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी पैदा नहीं होगा। तो इसके लिए नो करंट यानी कि चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि जब हमने इसको रेस्ट की कंडीशन में रखा हुआ है तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर एमसीक्यू ही होती कि इसको मूव करवा रहे हैं, इसकी तरफ लेकर जा रहे हैं तो करंट ज़्यादा होता, और अगर इससे दूर लेकर जा रहे हैं तब भी करंट ज़्यादा होता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।